दुनिया में गाज़ा के बाद शायद एक और देश दूसरा गाज़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की। वही म्यांमार जिसको पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, और वही बर्मा जिसका नाम सुनते ही रोहिंग्या मुसलमानों का नाम दिमाग में आ जाता है। वही रोहिंग्या मुसलमान जिनके 7 साल 2017 में जिनके गाँव के गाँव जला दिए गए थे, लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके थे, हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया गया था, मास रेप्स, किलिंग और टॉर्चर जैसी तमाम हदें उनके साथ पार कर दी गई थी। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने उस दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इसको द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड कहा था। यानी उस दौरान यूनाइटेड नेशन ने यहाँ तक कहा था कि आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो माइनॉरिटी के साथ सबसे ज्यादा जुल्म सितम कहीं पर हो रहा है ना, तो वो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्मा के अंदर हो रहा है। आज उसी म्यांमार से रिपोर्ट है कि पिछले सालों से म्यांमार के अंदर चल रहा सिविल वॉर से तकरीबन 1 लाख लोग अब तक कत्ल कर दिए गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, यकीन मानना ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध से पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज जो गाजा के अंदर मरने वालों की ऑफिशियल संख्या है वो तकरीबन 73,000 है, यानी कि 70,000 और 80,000 के बीच में है। जबकि म्यांमार के अंदर मुसलमानों की मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पार कर चुकी है, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के अंदर अब भी बहुत बड़े पैमाने पर सिविल वॉर जुड़ा हुआ है। लगभग हर दिन वहां पर हवाई हमले हो रहे हैं। लगातार वहां के लोग डिस्प्लेस, भुखमरी और तमाम तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं। दरअसल साल 2021 में वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका और अपने हाथ में सत्ता को ले लिया। तभी से म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। हालांकि उससे पहले भी चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 में, बट 2021 के बाद वो सिविल वॉर पीक लेवल पर पहुंच चुका, इतना ज्यादा पहुंच चुका कि आज म्यांमार के अंदर मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पार कर चुकी है। पूरे गांव के गांव चला दिए गए, हजारों परिवारों को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया और तकरीबन मोर देन 3.7 मिलियन लोग इसी तरह डिस्प्लेस हो चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों से वहाँ की सिटीजनशिप छीन लगी। हालांकि वो सिटीजनशिप तकरीबन 1982 में छीन ली गई थी, बट अभी तक वे वहीं पर रह रहे थे। लेकिन अब उनको कुछ ज्यादा ही डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर करना पड़ा। उनको कहा गया कि ये बंगाली है, बांग्लादेशी है, और आखिरकार उनको म्यांमार को छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा। और आज रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर म्यांमार से डिस्प्लेस हुए तकरीबन 7,50,000 से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। उनको बांग्लादेश ने शरण दे रखी है। यकीन मानना, इजराइल, अमेरिका, ईरान एंड गाजा के अंदर चल रहे युद्ध के कारण म्यांमार का ये मसला हाईलाइट नहीं हो रहा, वरना जिस तरह 2017 में हाईलाइट हुआ था, अब उससे भी कई गुना ज़्यादा हाईलाइट हो जाना चाहिए था। क्योंकि 2017 के दौरान म्यांमार के अंदर तकरीबन रिपोर्ट्स है कि 4,000 कुछ लोग ही कत्ल किए गए थे, लेकिन आज वो आंकड़ा 1 लाख पार करके 1,114 तक पहुंच चुका है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यांमार के हालात, म्यांमार के अंदर मुसलमानों के हालात कैसे हो गए। फिलहाल पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात आज यही है। उधर गाजर पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया, उधर लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार बमबार्ड करता रहता है, और अपने देश के अंदर जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसको भी आप बाखूबी जानते हैं। और इधर म्यांमार के हालात तो मैंने आपको बताए दिए। लेकिन हम लोगों का हाल ये है, हम मुसलमानों का हाल ये है, हम किसी दूसरे मुसलमान की मदद तो क्या करें, हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। और दुआ तो जब करेंगे जब हम मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े। लेकिन हमारा नमाज से क्या मामला, हमारा तो नमाज से कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं। फिलहाल आप उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान के हाल पर रहम फरमाए। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, कम से कम आप कमेंट में आमीन जरूर लिख देना। उधर भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगाया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है आपके सामने। दरअसल तुर्की के अंदर एक कंपनी है बायकर। ये कंपनी तुर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स बनाती है और दुनिया भर के देशों में ये ड्रोन सप्लाई भी करती है। इस कंपनी के प्रमुख ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि हम भारत को अपने ड्रोन नहीं बेचेंगे। इस कंपनी के प्रमुख ने कहा कि कंपनी भारत को अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV ड्रोन सप्लाई नहीं करेंगी। कंपनी ने पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दी है। बायकर के CEO ने आगे कहा कि कंपनी की नीति अपने रणनीतिक साझेदारों, दोस्तों और नेटो सहयोगियों के साथ अपनी ड्रोन क्षमता साझा करने की है, जिनमें अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों को प्राथमिकता दी जाती है। दरअसल कश्मीर के मामले पर तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इसीलिए शायद तुर्की ने भारत को अपने ड्रोन देने से साफ इनकार कर दिया। इस कंपनी ने बिल्कुल साफ कहा कि हम अपने ड्रोन अजरबैजान, पाकिस्तान, यूक्रेन और जो नेटो संबंधित देश है उन तमाम देशों के बेचेंगे, भारत को कतई नहीं। वैसे इस रिपोर्ट को अगर यूक्रेन के एंगल से देखा जाए तो ये रिपोर्ट यकीन मानना बहुत सीरियस है। यूक्रेन और रशिया की वॉर कब से चल रही है, सालों से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन को रशिया हरा नहीं पा रहा। और रशिया बहुत बड़ा देश है, दुनिया में पावरफुल देशों में रशिया का नाम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया यूक्रेन को हराने में नाकाम हो रहा है। और यहाँ पर तुर्की ने कहा कि हम यूक्रेन को अपने ड्रोन बेचते हैं और यूक्रेन ड्रोन के जरिए रशिया के ऊपर हमले भी करता है और उस हमलों में रशिया का यकीन मानना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हमारे देश की मीडिया इस खबर को देखो कितने हल्के में ले रही है।
आपको बता दें कि पिछले साल मई महीने में हुए संघर्ष के दौरान तुर्की ने बाइकर ड्रोन पाकिस्तान भेजा था, जिसे भारत ने गाजर मूली की तरह मार गिराया था। इसके बाद तुर्की के ड्रोन कारोबार को भारी झटका लगा है। हालांकि तुर्की की कंपनी के इस बयान का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आगे क्या ही कहा जा सकता है, अब आप खुद से सोच कर बताओ कि क्या सच में ही भारत को इस रिपोर्ट से झटका लगाया है। तुर्की के ड्रोन भारत को ना मिलने से सच में ही भारत को झटका लगाया, या फिर भारत उन ड्रोन को गाजर मूली की तरह पीस देगा। आइए अब अपने देश के अंदर के हालात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दरअसल गाजियाबाद के अंदर से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक्य सामने आया है। गाजियाबाद के अंदर एक राहुल नामक व्यक्ति था जो कि अपनी कार में था और उसकी कार में मोहम्मद जैद की मोटरसाइकिल टच हो गई। इस इतनी सी गलती की वजह से उस राहुल ने मोहम्मद जैद को इतना पीटा और पिटवाया कि उसको मौत की खाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफाबाद निवासी जैद अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए बाइक लेकर निकला ही था कि लोनी बॉर्डर के आसपास उसकी बाइक राहुल नामक व्यक्ति की कार से टच हो गई, जिसके बाद राहुल ने मासूम जैद की बेरहमी से पिटाई की और पिटाई करने के बाद भी जब पेट नहीं भरा तो उसे कार में डालकर नज़दीक ही मनीष प्रॉपर्टीज दफ्तर में ले गया और दफ्तर में ले जाकर भी उसके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसको मौत के खाट उतार दिया। अल्लाह रहम फरमाए। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं जाकिर अली त्यागी। इन्होंने कहा कि मैंने जैद की बहन का एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका एक बयान सुना। उन्होंने कहा कि जब मैं जैद की बहन का मीडिया को दिया हुआ बयान सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे छोटे भाई जैद के हत्यारों के घरों पर भी योगी का बुलडोजर चलाएंगे, क्या उनका भी इनकाउंटर किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इसी गाजियाबाद के अंदर पिछले महीने एक सूर्य नामक लड़के की हत्या हो गई थी, जिसके हत्याओं का आरोप असद नामक लड़के पर लगाया गया था और उसको पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया था। साथ ही उनके घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई थी। इसी तरह इसी गाजियाबाद में सलीम वास्तविक पर हमला हुआ था, जिसके आरोपी भी 2 मुसलमान ही निकले थे। 2 मुसलमान सगे भाई और पुलिस ने उनको भी इनकाउंटर करके मार दिया था। फिलहाल मोहम्मद जैद हत्या को लेकर थोड़ी सी सुकून देने वाली खबर यह है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और बाकी आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।